हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट पेपर का एक पार्ट सी का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये इंटीग्रल एक क्वेश्चन पर बेस्ड है और ये जुलाई 2024 नेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, खासतौर से फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोशिश करना चाहिए करने की। ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है और सिंपल है। अगर आप इंटीग्रल इक्वेशन की थ्योरी जानते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के प्रॉब्लम करने लायक होते हैं। तो ये इन प्रॉब्लम के साथ में एक प्लस पॉइंट और भी है कि इनमें आप जो नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर है वो भी आप गेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, कह रहा है कि फॉर C बिलोंग्स टू R, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन गिवन बाय दिस, देन वैल्यू ऑफ C फॉर व्हिच द इंटीग्रल इक्वेशन एडमिट्स द सॉल्यूशन आर गिवन बाय। तो हमें इस प्रॉब्लम में C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यूजुअली इस टाइप के जो प्रॉब्लम रहते हैं उसमें नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर एक रहता है। तो आप ये गेस कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट सी का प्रॉब्लम है तो एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम में इन जनरल एक ही आंसर करेक्ट रहता है। तो आपको आइडिया लग सकता है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर कितने हो सकते हैं, और इसलिए इसको अटेम्प्ट करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना रहता है उसका भी आइडिया लग जाएगा। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, और फिर उसको हम सॉल्व करके फाइनली फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है, C कांस्टेंट है, कोई फिक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, जिसके लिए कि ये इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया हुआ है yx इक्वल टू 1 + x + cx² प्लस 2 टाइम्स 0 to 1, दो पार्ट में इंटीग्रल का ब्रेक कर सकते हैं, yt dt, और माइनस 6x टाइम्स 0 to 1 t yt dt। अब यहाँ पर दो इंटीग्रल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक यहाँ पर ये है और दूसरा यहाँ पर ये है। तो इस इंटीग्रल को हम C1 मान सकते हैं कांस्टेंट, और ये C2 मान सकते हैं, क्योंकि दोनों इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल हैं, इसलिए इनकी कोई फिक्स वैल्यू होगी। तो फर्स्ट को हमने C1 मान लिया है और सेकेंड को हमने C2 मान लिया है। इसलिए जो y है, यहाँ से y क्या हो जाएगा, yx इक्वल टू हो जाएगा 1 + x + cx² प्लस 2c1 माइनस 6x C2 हो जाएगा, जहाँ पर C1 क्या है, वेयर C1 कांस्टेंट है गिवन बाय डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 yt dt, और C2 क्या है, C2 भी एक कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यू है वो है डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 t yt की वैल्यू। ओके, तो अब हमें ये yx यहाँ से पता है, इक्वेशन स्टार अगर मान ले तो हमें yx पता है, तो इसलिए yt भी मिल जाएगा, और इसलिए C1 कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू 0 to 1, हमें ये yx की वैल्यू स्टार से लेके इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करके हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + x + cx² प्लस 2c1 माइनस 6 टी के टर्म में करना है। वैसे डेफिनेट इंटीग्रल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में करिए चाहे टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 1 + t + c t² प्लस 2c1 माइनस 6 t c2 टाइम्स dt। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे तो आ जाएगा t + t² प्लस 2
प्लस सी टी क्यूब बाई 3 प्लस 2c1 टी माइनस 6t² बाई 2 टाइम्स c2। और इसकी जो वैल्यू है अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जब हम अपर लिमिट पर लेंगे 1 पर, तो 1 प्लस 1/2 प्लस c/3 प्लस 2c1 माइनस 6/2 करेंगे 3t² यानी कि 3c2 हो जाएगी। और लोअर लिमिट पर सभी वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली यही आएगा। तो हमें मिल गया c1 इक्वल टू दिस। इसको हम जो वेरिएबल हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -c1 और प्लस 3c2 इक्वल टू 3/2 प्लस c/3। एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। और एक और रिलेशन मिलेगा हमें c2 की वैल्यू इसे डेफिनेट इंटीग्रल से मिल रही है, तो हो जाएगा c2 इक्वल टू अगेन c2 इक्वल टू 0 to 1 t टाइम्स yt। तो yt की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस t प्लस ct² प्लस 2c1 माइनस 6t c2। और इसको हमें इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 0 to 1 t प्लस t² प्लस ct³ प्लस 2c1t माइनस 6t² c2। और इसे इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा t² बाई 2 प्लस t³/3 प्लस c/4 t⁴ और प्लस 2c1 t²/2 माइनस 6t³/3 c2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। तो लोअर लिमिट पर सभी वैल्यू 0 हो जाएगी, अपर लिमिट पर ही हमें वैल्यू मिलेंगी एक्चुअली। तो ये इम्प्लाई करेगा कि c2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और माइनस प्लस c/4 प्लस 2c1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा c1 और माइनस 2c2। अगेन वेरिएबल को एक तरफ कर लें, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, जो कांस्टेंट है c1 c2, इनकी वैल्यू इवेलुएट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो -c1 और ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 3c2 इक्वल टू हो जाएगा 5/6 प्लस c/4। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं। फर्स्ट और सेकेंड से अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन में इक्वल वैल्यू दी है -c1 प्लस 3c2, और राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट c पर डिपेंड करने वाली दो वैल्यू अलग अलग दी है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड से हमें जो c1 c2 है तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर क्या हो, दोनों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड चूँकि सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड अगर सोल्यूशन फर्स्ट और सेकेंड का एग्जिस्ट करेगा तो एक ही सिचुएशन पे एग्जिस्ट करेगा कि जो राइट हैंड साइड है फर्स्ट का और सेकेंड का वो इक्वल हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो दोनों इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे तभी इन दोनों का सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और उस केस में जब दोनों ये इक्वल हो जाएंगे तो ये एक्चुअली जो दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकेंड वो क्या हो जाएंगे, उस केस में हमारे पास c1 और c2 की जो वैल्यू है या सोल्यूशन है, ये चूँकि दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएंगे इसलिए जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है यानी c1 c2 वो आपके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। और इसलिए इस केस के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के जो सोल्यूशंस हैं वो भी इनफाइनाइटली मैनी हो जाएगी। फिलहाल हमें कांस्टेंट c की वैल्यू इवेलुएट करना है, तो इसका सोल्यूशन कह रहा है कि एग्जिस्ट करे और सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, इसके लिए एक ही कंडीशन है कि जो लेफ्ट हैंड साइड चूँकि इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
सेकेंड वी मस्ट हैव, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होंगे राइट हैंड साइड तो हमें इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा और उस केस में फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन का भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये एज्यूम करना है। इसलिए चूँकि ये एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, C1 C2 दो इक्वेशन हो जाएंगे तो, और दोनों क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, पैरेलल लाइन टाइप के हो जाएंगे। C1 और C2 में तो पैरेलल लाइन अलग अलग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड रिप्रेजेंट करेंगे और इसलिए इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करे इसके लिए हमें होना चाहिए 3+C प्लस 3/2 प्लस C/3 इक्वल टू 5/6 प्लस C/4 होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 3/C/3 माइनस C/4 इक्वल टू 5/6 माइनस 3/2, और यहाँ पर एलसीएम ले लें अगर तो ये हो जाएगा 4C माइनस 3C इक्वल टू C/12, और राइट हैंड साइड में अगर लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 10 माइनस 18 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए C इक्वल टू 10 माइनस 18 यानी कि -8 हो जाएगा। तो जो C की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यूनिक वैल्यू हमें मिली है और वो है -8, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है तो इस प्रॉब्लम में फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर C1 और C2 जो दो इक्वेशन हमें मिल रहे हैं, अगर हम C इक्वल टू -8 रखें तब तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब C इक्वल टू -8 रखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिकल हो जाएंगे और इसलिए हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे C1 और C2 के लिए, और करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा, फाइनली फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन के भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।